जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी की नौकरी अचानक से चली जाती है। हाँ, बहुत ही डरावनी स्थिति है। हाँ, बैंक बैलेंस एकदम जीरो पर आ गिरता है। हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे पूरी दुनिया उस इंसान के खिलाफ साजिश कर रही हो। बिल्कुल। और ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। सही कहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसा लगता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम मनोविज्ञान और सफलता के रहस्यों की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी तबाही के बीच भी ना एक चीज ऐसी है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई मंदी या कोई दुर्भाग्य हमसे नहीं छीन सकता। और वो है हमारी खुद की सोच, है ना? बिल्कुल। उस परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया, अपनी सोच पर अपना कंट्रोल। और सच बताऊं तो यही वो लाइन है, वो विभाजक रेखा है जहां से किसी भी इंसान के दोबारा खड़े होने या पूरी तरह से टूट जाने का रास्ता तय होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमारी जिंदगी तय करती हैं, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि इंसान अपनी मानसिकता को कैसे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रोग्राम कर सकता है। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही शानदार स्रोत हैं। नेपोलियन हिल और माइकल जे रेड जूनियर की दशकों की रिसर्च, उनकी किताब नेपोलियन हिल्स कीज टू पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, और ये कोई सिर्फ मीठे या प्रेरणादायक विचार सोचने वाली बात नहीं है। ये इस बात का गहरा अध्ययन है कि स्वास्थ्य, धन और सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है। ये सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, जिसे हम PMA कहते हैं, उसका सीधा और तार्किक परिणाम है। और देखिए, जब भी नेपोलियन हिल का नाम आता है तो उनकी ऐतिहासिक रिसर्च थिंक एंड ग्रो रिच एकदम दिमाग में आ जाती है। हाँ, वो तो मास्टरपीस है। और रीट ने तो उनके साथ पूरे 20 साल काम किया था। सोचिए, 20 साल तो मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के माइंडसेट का निचोड़ है जिन्होंने सच में जीरो से शुरुआत करके दुनिया बदली। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराइयों में चलते हैं। इस चर्चा का लक्ष्य यही डिकोड करना है कि भयंकर से भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी अवसरों का निर्माण कैसे किया जाए। तो अगर इस पूरी फिलॉसफी की नींव की बात करें तो हिल कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में बुनियादी तौर पर 2 दरवाजे होते हैं। 2 दरवाजे? अच्छा। हाँ। एक सकारात्मक दृष्टिकोण यानी PMA का दरवाजा है, और दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण यानी NMA का दरवाजा। अब जब बाहरी दुनिया में कोई घटना घटती है तो वो बस एक घटना होती है, वो अपने आप में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। मतलब वो न्यूट्रल होती है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से इंसान के ऊपर है कि वो कौन सा दरवाजा खोलता है। मुझे लगता है इसे समझने के लिए हमें उस कारखाने वाले उदाहरण पर बात करनी चाहिए जो रिसर्च में बताया गया है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। मान लीजिए कारखाने में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की नौकरी एक ही दिन चली जाती है। घटना दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है, एकदम समान। बाहरी दुनिया ने दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया, लेकिन जो पहला व्यक्ति है जिसका नजरिया नकारात्मक है, वो सोचता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो रोता रहता है ना, खुद को हालात का शिकार मान लेता है। हाँ, और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसकी मानसिकता सकारात्मक है, वो इस घटना को एक झटके की तरह नहीं देखता, वो इसे एक नए मौके की तरह देखता है। वो सोचता है कि शायद ये सही समय है अपना खुद का कोई काम शुरू करने का, और वो सच में अपना बिजनेस शुरू कर देता है। राइट। तो इस उदाहरण में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि दुनिया की घटनाओं पर हमारा कोई जोर नहीं है। माइकल जे रेड इस पर बहुत जोर देते हैं कि सफलता और विफलता के बीच का फासला केवल इस बात से तय होता है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। मतलब रिएक्शन कैसा है। हाँ। जीवन में केवल प्रतिक्रिया ही वो एकमात्र चीज है जिस पर इंसान का 100% कंट्रोल होता है। पहले व्यक्ति ने अपने दिमाग का नकारात्मक दरवाजा खोला तो डर और असुरक्षा अंदर आ गए, और दूसरे ने सकारात्मक दरवाजा खोला तो उसे नए अवसर दिखाई देने लगे। बिल्कुल। ये पूरी बात मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी की याद दिला रही है। मान लीजिए हमारा दिमाग एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है, और वो एक ऐसी गाड़ी में लगा है जो भयंकर तूफान के बीच फंसी है। बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, तेज बारिश है, रास्ता बहुत फिसलन भरा है। अब देखिए, कोई भी ड्राइवर बाहर के मौसम को या उस तूफान को तो रोक नहीं सकता है ना। बिल्कुल नहीं रोक सकता। लेकिन वो गाड़ी किधर जाएगी, किसी चट्टान से टकराएगी या सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाएगी, ये तो पूरी तरह से इस बात पे निर्भर है कि स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और हिल की रिसर्च भी बिल्कुल यही कहती है कि सबसे पहले अपने दिमाग की कमान संभालनी होती है।
ये उनका पहला कदम है। उन्होंने दिमाग की तुलना एक ऐसे घर से की है जिसका कोई मालिक नहीं है। एक बिना मालिक का घर, वो कैसे? देखिए, एक बिना मालिक का घर हमेशा खतरे में रहता है। अगर दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो उसमें कोई भी घुसेगा, कचरा फेंकेगा और चला जाएगा। हाँ, वो तो है। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान अपने दिमाग का कंट्रोल खुद नहीं लेता तो समाज के जो डर हैं, दूसरों की नकारात्मक बातें हैं, शक हैं, वो बहुत आसानी से उसमें घर कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर दृढ़ विश्वास के साथ खुद को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आज मैं अपने दिमाग की मालकिन हूँ। बिल्कुल, ये कमान संभालने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इसके बिना कोई भी तकनीक काम नहीं कर सकती। तो ठीक है, चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कमान संभालने के बाद अगला तार्किक कदम ये है कि उस दिमाग को दिशा क्या दी जाए। हाँ, कदम नंबर 2। इस कंसेप्ट को समझाते हुए उन दिमाग की तुलना एक कैमरे के लेंस या एक शक्तिशाली चुंबक से की गई है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है ये। एकदम सही। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान हर समय गरीबी, कर्ज या असफलता के डर में डूबा रहेगा तो उसका दिमाग एक चुंबक की तरह केवल उन्हीं विचारों को अपनी तरफ खींचेगा जो उसे और गरीब या असफल बनाए। हाँ, लेकिन अगर उसका फोकस सफलता पर होगा तो दिमाग सफलता के रास्ते ढूंढने लगेगा। पर क्या इसके पीछे मतलब कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, इसका न्यूरोलॉजिकल आधार बहुत मजबूत है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जो उसी चीज को हमारे आसपास खोजता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता पर फोकस करता है तो अचानक उसे वो अवसर दिखने लगते हैं जो हमेशा से वहीं थे। अच्छा, बस पहले नकारात्मकता की वजह से दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल। थे। और इस फोकस को सही जगह बनाए रखने के लिए हिल ने एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है। क्या उपाय है वो? हर रात सोने से पहले एक डायरी में अपने दिन की सकारात्मक बातें लिखना। अरे लेकिन कुछ लोगों को ये डायरी लिखना थोड़ी बचकानी एक्टिविटी लग सकती है ना? लग सकती है, लेकिन ये बचकाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से इंसान जानबूझकर अपने दिमाग रूपी कैमरे का फोकस उन चीजों पर सेट कर रहा होता है जो उसकी जिंदगी में सही चल रही हैं, ताकि अगले दिन दिमाग उसी सकारात्मकता को और ज्यादा खोजे। एकदम सही कहा आपने। चलिए, ये तो हुई एक मजबूत नींव तैयार करने की बात, लेकिन मुझे लगता है एक और बड़ी चुनौती है यहाँ। वो क्या? जो चीजें पहले से हमारे दिमाग में कचरे की तरह भरी हुई हैं, जो बरसों से चली आ रही नकारात्मक आदतें हैं, उनका क्या करें? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहीं पर कदम नंबर 4 आता है, आत्मनिरीक्षण, यानी खुद के विचारों को जांचना। हिल बहुत स्पष्ट करते हैं कि नकारात्मक सोच कोई स्थायी बीमारी नहीं है, ये महज एक बुरी आदत है जिसे बदला जा सकता है। उन्होंने इसके साथ बड़े दुश्मन भी गिनाए हैं, है ना? हाँ, डर, ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, नफरत, अहंकार और आलस्य। बाप रे, तो पूरी लिस्ट है। और इन 7 दुश्मनों को खत्म करने का जो प्रैक्टिकल अभ्यास बताया गया है वो बहुत ही प्रभावशाली है। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे केवल सोचना काफी नहीं है, बल्कि उसे कागज पर लिख लेना चाहिए। कागज पर? कैसे? जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मेरा फेल होना तय है, तो उसे कागज पर लिखें और ठीक उसके सामने उसका एक सकारात्मक विकल्प लिखें। जैसे कि इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगी और कुछ नया जरूर सीखूंगी। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या हम बस हर नकारात्मक भावना को कागज पर लिखकर उसे झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिर्फ शब्द बदल देने से असल में डर खत्म हो जाता है? और फिर उसका एक सकारात्मक विकल्प तैयार करता है तो वो दरअसल अपने दिमाग के डिफॉल्ट पैटर्न को तोड़ रहा होता है। अच्छा, मतलब आदत बदल रहा है। हाँ, हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है जो आमतौर पर डर या गुस्से का होता है। ये कागज वाला अभ्यास दिमाग को एक नई प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवे बनते हैं और वो सकारात्मक प्रतिक्रिया ही नई आदत बन जाती है। ओहो, तो ये पूरी तरह से दिमाग की रीवायरिंग का एक तरीका है। बिल्कुल, समझ गई। और जब हम दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो मुझे सहनशीलता यानी टॉलरेंस की आदत वाला कंसेप्ट थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। कदम नंबर 6, सहनशीलता। हाँ, हिल की रिसर्च कहती है कि असहिष्णुता नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा जहर है और इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है कि 1 हफ्ते तक किसी से कोई बहस ना की जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत स्वाभाविक शंका पैदा होती है। क्या? क्या सहनशीलता का मतलब हमेशा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेना है?
मतलब अगर कोई गलत बात कर रहा हो तो क्या उससे भी सहमत हो जाना सहनशीलता है? क्या ऐसा करने से इंसान कमजोर या आसानी से दबने वाला नहीं दिखने लगेगा समाज में? ये शंका बहुत आम है और ज्यादातर लोग सहनशीलता को कमजोरी मान लेने की भूल करते हैं। लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो सहनशीलता का अर्थ हर बात से सहमत होना बिल्कुल नहीं है। तो फिर असल में इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है दूसरों को उनकी जगह पर स्वीकार करना बिना अपना मानसिक संतुलन खोए। देखिए, जब कोई व्यक्ति असहिष्णु होता है, हर बात पर बहस करता है, तो वो अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहा होता है। हाँ, बहस में तो बहुत एनर्जी जाती है। वो खुद को एक छोटी सी दुनिया में कैद कर लेता है जहां केवल उसी की बात सही है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सहनशील है, वो बहस जीतने की ऊर्जा को दूसरों को समझने की ऊर्जा में बदल देता है। ये तो नजरिया ही बदल गया। तो एक हफ्ते तक बहस ना करने का अभ्यास दरअसल कमजोर बनना नहीं है। ये अपने अहंकार को किनारे रखकर दूसरे का नजरिया सुनने की एक मानसिक ट्रेनिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहनशीलता खुद को कमजोर दिखाना नहीं है, बल्कि ये अपनी ऊर्जा को बचाना और सीखने के दायरे को बढ़ाना है। बिल्कुल सही। जो इंसान ज्यादा सुनता है और बिना उखड़े दूसरों को बर्दाश्त कर सकता है, वो ज्यादा जगहों पर सहज रह सकता है और इसीलिए वो जीवन में ज्यादा अवसर देख पाता है। और दिलचस्प बात पता है क्या है? जब कोई इंसान दूसरों को सुनना और समझना शुरू कर देता है, तो वो स्वाभाविक रूप से उस सिद्धांत की तरफ बढ़ जाता है जिसे गोल्डन रूल कहा गया है। हाँ, कदम नंबर 3, गोल्डन रूल। ये रूल इंसान के बाहरी दुनिया के साथ जुड़ाव की नींव है। ये रूल बहुत सीधा है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक इंसान खुद के लिए चाहता है। मतलब जो खुद को पसंद नहीं, वो दूसरों के साथ मत करो। हाँ, कन्फ्यूशियस का भी यही बहुत सटीक विचार था कि जो चीज इंसान खुद के लिए पसंद नहीं करता, उसे दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। ये गोल्डन रूल ना मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी की याद दिलाता है। इसे हम एक प्रतिध्वनि वाले पहाड़ यानी एक इको माउंटेन के रूप में देख सकते हैं। इको माउंटेन? वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे पहाड़ के सामने खड़ा है जहां से हर आवाज टकराकर वापस आती है। अब अगर वो पहाड़ की तरफ नफरत, गुस्सा या गालियां फेंकेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ चुप रहेगा। बिल्कुल नहीं, पहाड़ से वही आवाज वापस आएगी। हाँ, पहाड़ वही गुस्सा और गालियां कई गुना बढ़ाकर अलग अलग दिशाओं से उस व्यक्ति की तरफ वापस फेंकेगा। लेकिन अगर वो इंसान मदद, प्यार या प्रोत्साहन की आवाज बाहर भेजेगा, तो वही मदद कई गुना होकर उसके पास वापस आएगी। वाह। हमारा समाज और हमारा वर्क प्लेस भी ठीक इसी इको माउंटेन की तरह काम करते हैं। ये उदाहरण बहुत ही गहरा है और जोहान गेटे का विचार इस इको माउंटेन वाले प्रभाव को और गहराई देता है। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि अगर किसी इंसान को उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसा वो भविष्य में बन सकता है, तो वो वैसा ही बन जाएगा। मतलब उसमें पोटेंशियल देखना। हाँ, यानी अगर हम किसी में क्षमता देखते हैं और उसे उसी सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो इंसान उस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है। ये सिर्फ एक आदर्श नैतिकता नहीं है, ये लीडरशिप और सफलता का एक बहुत ही व्यवहारिक तंत्र है। जब हम गोल्डन रूल अपनाते हैं, तो हम दूसरों की असुरक्षा को कम करते हैं और बदले में हमारी खुद की असुरक्षा भी खत्म होती है। तो ये दूसरों को खुश करके खुद खुश होने का एक चक्र बन जाता है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है, बल्कि ये एक कौशल है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। कदम नंबर 5। बिल्कुल। और इस कौशल के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हर रोज ऐसी 5 चीजों पर ध्यान देना जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। दूसरा है सेवा का भाव और तीसरा है वर्तमान क्षण में जीना। नेपोलियन हिल हमेशा इस बात को याद दिलाते हैं कि बीता कल हमेशा के लिए जा चुका है, केवल आज और आने वाला कल ही हमारे हाथ में है। सही बात है। और खुशी बांटने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण उन्होंने दिया है कि किसी बिना मुस्कान वाले इंसान को अपनी मुस्कान दे दी जाए। ये तो पूरी तरह से मुफ्त है। मुफ्त है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है वो देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बहुत गहरा होता है। और इसी आंतरिक शांति और संतुलन को एक और स्तर पर ले जाने के लिए किसी उच्च शक्ति से जुड़ने की बात कही गई है। कदम नंबर 8, जिसे प्रार्थना की ताकत कहा जाता है। बिल्कुल। पर यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी लगता है कि प्रार्थना का अर्थ केवल किसी खास धर्म या कर्म कांड तक सीमित नहीं है, है ना? एकदम नहीं। इसका अर्थ एक बहुत ही व्यापक स्तर पर किसी बड़ी शक्ति से जुड़ना है।
चाहे उसे ईश्वर कहें, प्रकृति कहें या ब्रह्मांड की कोई असीम ऊर्जा कहें। मतलब किसी बड़ी योजना का हिस्सा महसूस करना। हाँ, जब इंसान ये मानता है कि वो किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा है तो इससे उसे एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है। उसका जो अहंकार है ना, वो कम होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच भी है। कैच? कैसा कैच? केवल हाथ जोड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कर्म की प्रधानता सबसे ऊपर है। जेरेमी स्कॉट का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है इस पर कि जो भी हम मांगते हैं उसके लिए हमें काम भी करना चाहिए। मतलब प्रार्थना या ब्रह्मांड पर विश्वास हमारे दृष्टिकोण को स्थिर करता है, घबराहट दूर करता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जमीनी कदम तो खुद ही उठाने पड़ते हैं। 100% सही बात है। चलिए, अब तक की चर्चा में हमने देखा कि कैसे अपने दिमाग की कमान संभालनी है, कैसे नकारात्मक कचरे को साफ करना है और कैसे गोल्डन रूल से माहौल को बेहतर बनाना है। बेसिक्स तो क्लियर हो गए। हाँ, अब जब दृष्टिकोण स्थिर हो गया है तब आता है भविष्य का निर्माण करने वाला हिस्सा। और मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहाँ लोग असल जिंदगी में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। आप ऑटो सजेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, कदम नंबर 7, खुद को लगातार सकारात्मक सुझाव देने की जो प्रक्रिया है, जिसे ऑटो सजेशन कहा गया है, इसे सबसे वैज्ञानिक पहलू माना गया है इस पूरी रिसर्च का। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो उसी बात को सच मान लेता है जो उससे बार बार कही जाती है। इसके लिए लगातार 21 दिनों तक आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलने का तरीका सुझाया गया है। और पता है, ऑटो सजेशन की ये तकनीक आधुनिक मनोविज्ञान में भी बहुत अध्ययन का विषय रही है। अच्छा। हाँ, हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो तर्क करता है, सवाल उठाता है, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। वो तर्क नहीं करता, वो बस बातों को सोख लेता है। बिल्कुल। उसमें जो भी बीज बार बार बोया जाता है वो उसी जानकारी को अवशोषित कर लेता है और उसी के अनुसार शरीर और विचारों को ढालने लगता है। पर यहाँ मुझे थोड़ा शक होता है, और शायद बहुत से लोगों को होता होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन में बहुत निराश है, वो कर्ज में डूबा हुआ है, और वो आईने के सामने जाकर खुद से कहे कि मैं बहुत सफल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। शुरुआत में तो ये बहुत अजीब और पूरी तरह से नकली या फेक लगेगा ना? क्या सच में केवल आईने के सामने खड़े होकर कुछ शब्द बोलने से हमारा अवचेतन मन बदल जाएगा? क्या इसके पीछे कुछ और भी है जो मिसिंग है, जिसके बिना ये सिर्फ एक नाटक बनकर रह जाएगा? ये शंका पूरी तरह से जायज है, और अगर हम हिल की रिसर्च को ध्यान से पढ़ें तो इसका जवाब बहुत साफ है। क्या है जवाब? केवल शब्द बोलना कभी काफी नहीं होता। अगर कोई बस खाली मन से रटे रटाए शब्द बोल रहा है तो कुछ नहीं बदलेगा। ऑटो सजेशन के साथ एक ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। बर्निंग डिजायर। हाँ, नेपोलियन हिल बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि बिना योजना के सपना केवल एक इच्छा है। जब कोई व्यक्ति आईने के सामने बोलता है तो उसके साथ उसके लक्ष्यों का बिल्कुल स्पष्ट होना अनिवार्य है, जिसे उन्होंने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहा है। यानी हवा में तीर नहीं चलाना है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे सफल होना है तो ये बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लक्ष्यों को लेकर उमंग कदम नंबर 9 में स्मार्ट फॉर्मूले का जिक्र आता है। स्मार्ट गोल्स। हाँ, लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए कि इंसान को ठीक ठीक क्या चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए ताकि उसे नापा जा सके, अचीवेबल और रिलेवेंट होना चाहिए, और सबसे जरूरी टाइम बाउंड होना चाहिए कि किस तारीख तक उसे हासिल करना है। और इन लक्ष्यों को कागज पर लिखना बहुत जरूरी बताया गया है। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य महज एक विचार नहीं रहता, वो एक भौतिक संकल्प बन जाता है। एकदम सही। और इसी लिखित संकल्प को असल जिंदगी में उतारने के लिए जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास आता है, कदम नंबर 10, जो कि है रोज अध्ययन करना, विचार करना और योजना बनाना। बिल्कुल, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हफ्ते में बस एक दिन कर लिया जाए। इसके लिए हर दिन खुद के साथ 15 से 20 मिनट का प्राइवेट टाइम बिताना जरूरी है। प्राइवेट टाइम मतलब उस वक्त क्या करना है? इस समय में कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं होना चाहिए। ये समय है अपने दिन की समीक्षा करने का। ये जांचना कि क्या आज मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक था। हाँ। कोई अच्छी प्रेरणादायक किताब पढ़ना और अगले दिन की बारीक योजना बनाना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति केवल आईने के सामने खड़े होकर शब्द बोल रहा है लेकिन ये 15-20 मिनट की ठोस योजना नहीं बना रहा है तो उसका अवचेतन मन कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। क्या बात है। और ये नियम याद रखिए,
जो इंसान रोज खुद की योजना नहीं बनाता वो निश्चित रूप से किसी और की योजना का हिस्सा बन जाता है। उफ, ये बात सच में बहुत गहरी है। जो खुद की योजना नहीं बनाता वो किसी और की योजना का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे दर्शन का, इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना। हाँ। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सुबह सकारात्मक सोचा और शाम तक बैंक में करोड़ों रुपए आ गए, या सारी समस्याएं अचानक से सुलझ गईं। ये रातों रात असर करने वाला फॉर्मूला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिम जाना। जिम? हाँ, एक दिन भारी वजन उठाने से मांसपेशियां नहीं बनती, एक दिन जिम जाने से कोई फिट नहीं होता। इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है और सही डाइट लेनी पड़ती है। मानसिकता को प्रोग्राम करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। नेपोलियन हिल का संदेश इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से समेटता है। वो कहते हैं, इंतजार मत करिए, सही वक्त कभी नहीं आता। ज्यादातर लोग तो बस इसी इंतजार में उम्र गुजार देते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब वो शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बनाती है और वो सही वक्त हमेशा आज और अभी होता है। एक बहुत ही अलग और बड़ा विचार आ रहा है। क्या विचार आ रहा है आपके मन में? हमने देखा कि कैसे एक अकेला इंसान अपने दिमाग का मालिक बन सकता है, कैसे वो गोल्डन रूल अपनाकर और अपनी नकारात्मकता को जड़ से खत्म करके अपनी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन जरा इस पर विचार कीजिए। अगर एक अकेले इंसान का दिमाग लगातार सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सफलताओं का पूरा खाका खींच सकता है और अपने जीवन को पलट सकता है, तो क्या होगा अगर ये अभ्यास केवल एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, अगर किसी परिवार के सभी लोग या किसी बड़ी कंपनी के सारे कर्मचारी या फिर इस समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से इसी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और गोल्डन रूल का अभ्यास करने लगे, तो क्या होगा? ये तो पूरा सिस्टम ही बदल देगा, है ना? क्या नकारात्मकता का ये सामूहिक खात्मा हमारे पूरे समाज की दिशा को रातों रात नहीं बदल देगा? अगर एक व्यक्ति का दिमाग एक चुंबक है जो अच्छी चीजों को आकर्षित करता है, तो जरा सोचिए लाखों करोड़ों दिमागों का वो सकारात्मक चुंबक मिलकर इस दुनिया में कैसी वास्तविकता को जन्म देगा। ये एक बेहद ही उत्तेजक और गहरा विचार है। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति असहिष्णुता को त्याग दे और दूसरे को उसकी जगह पर स्वीकार करे। बिल्कुल। जहां हर इंसान गोल्डन रूल को माने, दूसरों की सफलता में अपनी सफलता देखे, जहां लोग उस इको माउंटेन की तरफ सिर्फ प्यार और सहयोग की आवाज भेजें। कितना अद्भुत होगा वो। और ये महज एक आदर्शवादी या किताबी समाज की कल्पना नहीं है, बल्कि ये पीएमए का एक तार्किक, वैज्ञानिक और सामूहिक विस्तार है। ये दिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत सोच की शक्ति पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। शुरुआत में हमने उस इंसान की बात की थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन जिसके पास उसकी सोच बची थी। तो निष्कर्ष यही है कि जिंदगी का तूफान चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, बाहर चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो रही हो, हमारे दिमाग की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा हमारे ही हाथों में होता है। हमेशा हमारे हाथों में। और यही वो अंतिम और अकाट्य सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमसे नहीं छीन सकती। तो बस सकारात्मक सोचें, सकारात्मक जिएं और अपनी दुनिया को सकारात्मक बनाएं। इसी विचार के साथ आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया।